गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। और आज का टॉपिक छोटा टॉपिक है और हमने लास्ट टाइम किया था फाइलम एनेलिडा, जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने देखी थी। लेकिन आज जो हम पार्ट लेने वाले हैं वो है एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एकेडमिक्स में और नीट में आते हैं, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। और मैं ये कहूँगा कि आप ध्यान से देखें इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं जो हमें थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, कुछ टर्म्स को हमें याद रखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेट अस स्टार्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लासेस ऑफ एनेलिडा, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस ऑफ एनेलिडा हम लेंगे। लंबा तो नहीं, छोटा ही टॉपिक होगा। तो यहाँ पर क्लासेस ऑफ फाइलम एनेलिडा, ये बात हम करते हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 3 क्लासेस मिलती हैं और वो 3 क्लासेस कौन सी हैं, साथ साथ हम कैरेक्टर्स लेंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते जाएंगे साथ में। जैसे नंबर 1 क्लास इज पॉलीकीटा, पॉलीकीटा। नंबर 2 इज ओलिगोकीटा, चलिए ओलिगोकीटा। एंड नंबर 3 इज हिरुडीनिया। ये 3 क्लासेस आपको यहां दिखाई देंगे और जिनके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा क्लासेस को ना करने में आसानी हो जाती है। अब व्हाट इज द नंबर 1 एग्जांपल ऑफ पॉलीकीट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज नीरिस, which is also known as sandworm और क्लैमवर्म भी कहा जाता है। इसके अलावा देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एफ्रोडाइट, सी माउस। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। सेकंड हम यहां एग्जांपल लेंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या है? लेट अस टेक हियर एग्जांपल्स, ताकि एक डिफरेंस भी हमारे माइंड में आ जाएगा। ओलिगोकीटा में सिंपल फेरेटिमा, पोस्थोमा, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म, पोस्थोमा, जूलॉजिकल नेम। ये इसलिए लिखा गया है, कई बार हमारा ये जो जेके बोर्ड है इसमें कई बार पूछा जाता है द जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्कवॉर्म, द जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवॉर्म, द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और नीट में भी हम ये कह सकते हैं कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। देन विच इज, चलिए कॉमन नेम भी लिख देते हैं, अर्थवॉर्म। देन देयर इज लुम्ब्रिकस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लुम्ब्रिकस, विच इज नोन एज, दिस इज यूरोपियन अर्थवॉर्म। यूरोपियन अर्थवॉर्म है, याद करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज अनदर मेगास्कोलेक्स, which is South Indian earthworm। और इसके साथ साथ एक एग्जांपल जो आपको ध्यान में देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, that is ट्यूबिफेक्स। और ट्यूबिफेक्स क्या है? It is known as bloodworm। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर किसी भी सीवेज वाटर में ये मिलती है तो ये क्या करती है? इट हेल्प्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन। चलिए लिख ही देते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका बड़ा रोल है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका रोल होता है, इट हेल्प्स इट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हिरुडीनिया की और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो लेट अस टेक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और एग्जांपल क्या है? इट इज लीच, जिसे हम बोलते हैं कैटल लीच, हिरुडिनेरिया। इट इज हिरुडिनेरिया। अब चलिए हमें एग्जांपल्स का तो पता लग गया और इसके बाद एक और होती है हिरुडिन, जिसे हम कहते हैं मेडिसिनल लीच। इट इज मेडिसिनल लीच। चलिए, तो यहाँ जो मेजर एग्जांपल है, मैं फिर से कह दूं कि अब ठीक है, मुझे याद थी, मैंने लिख दिया,
लेकिन अब आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देखना जरूरी है। और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नेरिस वेरी इंपॉर्टेंट, एफ्रोडाइट समवट इंपॉर्टेंट, देन फेरिथेमा पोस्टुमा वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्यूबिफेक्स, इन दोनों को याद रखिएगा। देन हिरुडिनेरिया इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में भी इसकी एग्जाम। अब बात आ जाती है कि जब हम इन क्लासेस को ले लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि अल्टीमेटली हमें कुछ आइडिया हो गया है कि अब क्लासेस में क्या होगा, क्या करेक्टर्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आता है ना इसमें अगर हम देखें क्लासेस में, तो मैंने जब मेडिकल एग्ज़ाम दिया था तो बहुत कम मार्क्स से, 1-2 मार्क्स से रहा था। फिर उसके बाद ट्राई नहीं किया, आगे चल पड़े, रुके नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे वहाँ से बहुत सीखने को मिली, मैंने पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन दिया, उसमें से सीखने को मिला, उसको क्वालिफाई किया। ये समझ आया कि ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में। चाहे इसको डिटेल में मत पढ़ो, हमें लाइफ साइकिल कुछ नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ है, इनकी कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब वो कुछ चीज़ें क्या है वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यहाँ क्या आती है कि इसका एक मोटा मोटा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि किस क्लास के क्या पेक्यूलियर फीचर्स है। फीचर्स वही होंगे एनेलिडा के, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो चलिए सबसे पहले जब हम यहाँ देखते हैं, इस जगह देखिए तो आप देख रहे हो पॉलीकीटा में मैंने कहा कि एफ्रोडाइट सी माउस, इसका मतलब ये मैरीन है। चलिए हम ऐसा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही रहने देते हैं और बाकियों को चलिए यहाँ पर हम ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि एक जगह बन जाए, 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ रहे। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है काफ़ी जगह हो गई है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ डिफरेंस का जो क्लासेस में आता है, पॉलीकीटा में देखें तो मैरीन है, दे आर मैरीन, क्लियर। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलेंगी, डैम सॉइल में भी मिल सकती है क्योंकि अर्थवॉर्म है, डैम सॉइल में भी पाई जाती है। जहां तक हिरुडिनेरिया का सवाल है वो क्या है, इट इज एक्टोपैरासाइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इट्स एन एक्टोपैरासाइट। तो ये तीनों हमें ये पता लग गया कि एक तो मैरीन है, एक फ्रेश वाटर और डैम सॉइल में पाया जाता है, और दूसरा जहां हम देखते हैं ये एक्टोपैरासाइट है। तो तीनों की एक स्पेशलिटी हमें पता लग गई क्लासेस की। दूसरी चीज यहां क्या आती है कि अगर हम पॉलीकीटा की बात करें तो यहां हेड बड़ा डिस्टिंक्ट होता है, हेड इज डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां हम देख लेते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट्स डिस्कस करने ही पड़ेंगे। हेड डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्योंकि इसके पार्ट्स भी होते हैं। और वो पार्ट्स कौन से हैं, जैसे छोटा सा पार्ट होता है एक प्रोस्टोमियम, एंड बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, पेरिस्टोमियम। ये दो हिस्से हैं। हल्की सी डायग्रामेटिक व्यू में आपको जरूर दूंगा एंड में, मुझे लगता है कि देनी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक हम ओलिगोकीटा की बात करते हैं, अर्थवॉर्म की बात कीजिए, तो हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट। सो यहां हम कह देते हैं कि नो डिस्टिंक्ट हेड, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम यहां देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिरुडिनेरिया, और यहां भी क्या है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड। तो यहां तीनों जगह आपको ये भी एक क्लियर हो गया कि देखिए यहां क्या है, हेड क्लियर है, नो डिस्टिंक्ट हेड, नो विजिबल हेड। अब इसके अलावा जब हम यहां देखते हैं तो यहां किसी भी तरह के आपको सक्कर्स नहीं मिलते हैं, देयर आर नो सक्कर्स, नो सक्कर्स प्रेजेंट। और जब हम यहां पर जाते हैं ओलिगोकीटा में, अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो यहां पर भी किसी तरह के सक्कर्स नहीं है। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं, मैं एक हल्का सा स्ट्रक्चर बाद में ड्रॉ जरूर करूंगा आपको बताने के लिए, क्योंकि डायग्रामेटिक पार्ट तो बड़ा ही मजा आता है मुझे, क्योंकि चाहे वीडियो लंबा हो जाए, कहने को मैंने शुरू में ही कह दिया कि छोटा है, लेकिन ये लंबा, ये आदत से मजबूर हूं मैं। और यहां क्या है, यहां पर आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर्स। अब कुछ चीजें बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, क्लियर।
मुझे लगता है ये क्लियर होना भी चाहिए यार। अब इसके बाद जब सकर्स की बात के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर हम पढ़ते हैं पैरापोडिया एंड सीटे और कीटे जो बात करते हैं, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑल्सो। पैरापोडिया हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हमने बात कर ही दी हुई है, पर यहाँ हम वो बातें नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। जब हम पॉलीकीटा की बात करते हैं तो पैरापोडिया एंड कीटे आर प्रेजेंट। पैरापोडिया प्रेजेंट है एंड कीटे और सीटे आर प्रेजेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर ओलिगोकीटा में आ जाते हैं, तो यहां पर आपको देयर आर नो पैरापोडिया। ये एमसीक्यू जो है, यही एमसीक्यू आते हैं भाई। जब हम ये एनालाइज करने लग पड़े ना कि भाई कौन सी क्लास पे क्या है, ज्यादा थोड़ा ना पढ़ना है या मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या है और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नो पैरापोडिया, लेकिन हाँ यहां सीटे होते हैं फ्यू सीटे आर प्रेजेंट और कीटे आर प्रेजेंट। तो ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद जब हम यहां आ जाते हैं हेरोडेनिया में, तो यहां पर याद रखिए नो पैरापोडिया नो कीटे, ना ही पैरापोडिया है नो कीटे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे आ जाते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको यहां दिखाई देगा, और वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। वो क्या है, मेजर पार्ट लूंगा मैं। जब हम नीरिस पॉलीकीटा की बात करें, चलो यहां लिख देते हैं कि यहां हम नीरिस की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिख देते हैं। यहां मैं अर्थवर्म की बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, लीच की बात कर रहा हूं। मैं लीच लिख देता हूं, है ना, कैटर लीच बात कर देते हैं। अब देखो यहां पर पॉलीकीटा की जब बात करें ना, तो यहां पर हमें क्या है, देयर इज नो क्लाइटेलम। अब वो क्लाइटेलम क्या है वो बाद में बात करते हैं। किसी तरह का क्लाइटेलम नहीं होता है, एक फ्यूज्ड सेगमेंट्स है जो इकट्ठे होते हैं, है ना। एक अलग सा एरिया जो दिखाई देता है अर्थवर्म में होता है। देखिए 3 सेगमेंट्स वहां प्रेजेंट होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। तो वो जो इकट्ठे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर एक लेमैन की भाषा में कहें तो किसी को समझाना हो तो हम कह सकते हैं भाई उसके 3 हिस्से जो इकट्ठे हैं और वो एक हिस्सा बनाते हैं, एंड दैट इज क्लाइटेलम प्रेजेंट। क्लाइटेलम प्रेजेंट यहां होता है, अर्थवर्म में होता है। लेकिन जब हम फिर से जाते हैं कहां, लीच की तरफ जाते हैं, तो लीच में क्लाइटेलम नो क्लाइटेलम। तो यहां से हमें एक और एमसीक्यू क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं, यहां से एमसीक्यू क्लियर हुआ। पहले भी हमने देखा, हेड वाला पार्ट देखा, पैरापोडिया वाला पार्ट पढ़ो, 3 एमसीक्यू तो यहीं से निकल गए। यही चीज तो करनी है। उसके बाद जब हम यहां देखते हैं तो यहां पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी, या पहले हम उसके सेक्सेस की बात कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। जब हम यहां देखते हैं तो पॉलीकीटा में अगर हम सेक्सेस की बात करें तो दे आर, नीरिस इज यूनिसेक्सुअल। नीरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, इसकी तो एक सिंपल सी कहानी है, यूनिसेक्सुअल है। और फिर जब हम बात करते हैं ओलिगोकीटा की, तो यहां क्या है, ये हर्मेफ्रोडाइट्स है, हर्मेफ्रोडाइट्स। और जब हम बात करते हैं हेरोडिनिया की, तो हेरोडिनिया भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर्मेफ्रोडाइट्स। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको समझ आनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि अब रिप्रोडक्शन कैसी है। जब हम यहां रिप्रोडक्शन देखते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पाई जाती है, होती है ना, रीजनरेशन पावर इसमें हाई है। जब यहां हम ओलिगोकीटा में भी जाते हैं
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन जब हम हेटेरोडीनिया में जाते हैं तो याद रखिए देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहां है ही है, ठीक है, क्लियर है, यहां पर सेक्सुअल तो तीनों में ही होगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो बात लिखने वाली है वो है डेवलपमेंट इसकी कैसी है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कैसी है। तो जब हम नीरिस की बात करते हैं तो नीरिस में डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इनकी लाइफ साइकिल में एक लार्वा है, और वो लार्वा कौन सा है? वो लार्वा है, याद रखिएगा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब हम बात करते हैं ओलिगोकीटा की, तो ओलिगोकीटा के पास किसी भी तरह का लार्वा फॉर्म नहीं होती है। डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जब हम लीचेस की बात करते हैं तो यहां पर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये चीजें जो हैं मुझे लगता है कि आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। तो ये कुछ एक छोटा सा एक फैमिली, छोटा सा एक क्लासेस का एक डिफरेंस था, जिससे कि आपको क्लासेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर बतानी चाहिए वो क्या है कि जिस तरह से हम नीरिस की बात करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को मिटा देते हैं और सिर्फ बात करते हैं पॉलीकीटा में। और पॉलीकीटा में भी हम एक एनिमल की बात करते हैं, वो है नीरिस की बात करते हैं। हम नीरिस की बात करते हैं, जिसे सैंडवॉर्म भी कहा जाता है। अब देखो, जब हम नीरिस की बात करते हैं ना, तो हमने तो पहले ही कहा कि ये एक ऐसा एनिमल है जो अल्टीमेटली आपको सैंडवर्म भी कहा जाता है, क्लैम वर्म्स भी कहा जाता है। अब ये एनिमल की शेप, जो मैं क्लासेस के हिसाब से जो पॉइंट्स बोले हैं वो यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप इसके हेड की बात करते हैं ना, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हेड। और जब हम हेड की बात करते हैं, हमने कहा था हेड इज डिस्टिंक्ट, हैविंग टू पार्ट्स, दो हिस्से हैं इसके, दो हिस्से। वो दो हिस्से क्या है? डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो, ये सारा जो हिस्सा है ना, वो सारा हिस्सा आपको किसका दिखाई दे रहा है? ये सारा हिस्सा आपको हेड रीजन दिखाई दे रहा है। और ये हेड रीजन जो है यहां तक है अल्टीमेटली, ये जो फर्स्ट सेगमेंट आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है, यहां तक हेड रीजन होता है। और इसके नीचे फिर आ जाते हैं हमारे बाकी सेगमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा लेबलिंग और कर लेते हैं। अब देखिए, ये पार्ट जो हमारा है, हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो यहाँ पर आता है, यहाँ तक जो पैल्प्स तक है, ये पैल्प्स तक जो हिस्सा है, ये अल्टीमेटली कौन सा हिस्सा होता है? हम इसको यहाँ से लेबल कर देते हैं अप टू हेयर। ये हिस्सा, ये हमारा छोटा हिस्सा होता है। जैसे मैंने कहा, पहले ही कह दिया, दिस इज अ स्मॉल पार्ट। और ये स्मॉल पार्ट कौन सा है? वो स्मॉल पार्ट हमारा होता है, दैट इज प्रोस्टोमियम, ए स्मॉलर पार्ट विच इज नोन एज प्रोस्टोमियम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और यही प्रोस्टोमियम के पास देखो क्या क्या है। अब क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या है? प्रोस्टोमियम के पास जॉज है, टेंटिकल्स है, पैल्प्स है एंड 2 पेयर्स ऑफ आईज है। ये है हमारा। और इसके नीचे एक बड़ा पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम, जिसने पूरे माउथ के चारों तरफ होता है। माउथ है, इसके बीच में माउथ है, माउथ को पूरे चारों तरफ से किसने घेर रखा है? इस वाले हिस्से, काफी बड़ा हिस्सा होता है ये नीचे वाला हिस्सा। ये पूरा हिस्सा क्या होता है? इसके ऊपर क्या होती है? ये क्यों बड़ा होता है? इसने पूरे यहां अंदर जो माउथ है इसको कवर किया है, और इसके बाहर ये क्या होती है?
कुछ लॉन्ग 4 पेयर्स ऑफ लॉन्ग टेंटिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिरे। ये देखो मैं बना देता हूं ताकि चलो, अब जिसको कहते हैं ना कि बना रहे हैं तो सब कुछ बना देते हैं। ये देखिए 4, ये इस तरह से टेंटिकल इस तरफ भी होती है, 4 पेयर्स हैं, तो यहां भी बना देते हैं। देखो ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेंगी, बहुत मदद करेंगी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हम उस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सारा पता है। सो दीज आर 4 पेयर्स, और ये क्या है, दीज आर लॉन्ग टेंटिकल्स, लॉन्ग टेंटिकल्स known as cilia, 4 पेयर्स। और इसी के नीचे आपके यहां पर ये जो आ जाता है, these are the segments, these are the segments, और इन्हीं segments के पास क्या होता है, it consists of, ये देखिए यहां पर क्या होगा, it consists of, मैं ये नीचे वाले सेगमेंट पर बनाता हूं, हालांकि यहां पे चलो बना देते हैं। यहां पर क्या है, there are present, इस तरह से पैरापोडिया, दोनों साइड यहां पर पैरापोडिया होते हैं, ये पैरापोडिया पड़े होते हैं। और इसी पैरापोडिया के ऊपर बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कई बार, मैं इसको अलग से ही बना देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मान लो ये सेगमेंट आ गया, और इसके ऊपर क्या है आपको, ये पैरापोडिया, ये इस तरह से इसके ऊपर सिरे होता है, ये स्ट्रक्चर इसका यहां से, और ये इस तरह से पैरापोडिया होता है, दोनों साइड, ये इस तरह से। और इन्हीं पैरापोडिया के ऊपर क्या होते हैं, आपको वो जो टफ इस तरह से दिखाई देते हैं, कीटे और सीटे जिन्हें हम बोलते हैं, ये देखो। और ये दोनों चीजें जो है ना, वो अर्थवॉर्म में पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट, ओनली फ्यू सीटे आर प्रेजेंट इन सर्टन सेगमेंट्स। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि नीरिस का ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 हिस्से हैं, और जिसमें छोटा पार्ट प्रोस्टोबियम है, जिसके पास जॉज है, टेंटेकल, पैल्प्स और डाइस। सिंपल सी ये बात याद रखिए, डायग्राम चाहे ना भी याद रहे। और इसके बाद जो बड़ा पार्ट है पेरिस्टोमियम, चलिए लेबल कर देते हैं, वो लेबल करना शायद हम भूल गए, ये हमारा हिस्सा है पेरिस्टोमियम। और इसके पास क्या है, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ सिरी। इसके अलावा जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, प्रोस्टोबियम ही माना जाता है, पेरिस्टोमियम ही माना जाता है। और पेरिस्टोमियम जो है, इस फर्स्ट सेगमेंट पर किसी भी तरह के पैरापोडिया नहीं होते, और लास्ट सेगमेंट में भी कोई भी पैरापोडिया नहीं होते या सीटे नहीं होते। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट पे देयर आर नो पैरापोडिया, नो सीटे। बाकी सारे सेगमेंट एक जैसे होते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में फर्क होता है। और याद रखिए, जैसे मैंने कह दिया, और सेकंड सेगमेंट से पैरापोडिया भी स्टार्ट हो जाते हैं और सीटे भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज जो है एमसीक्यू में आ सकती है, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट दे डू नॉट कंटेन एनी पैरापोडिया और सीटे इवन इन नीरिस। अब उसके बाद जो इसका लास्ट सेगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज एनल सेगमेंट, उसके ऊपर क्या होते हैं, मैं लास्ट सेगमेंट यहां पर बना देता हूं थोड़ा सा इस ब्लैक पेन से। वो लास्ट सेगमेंट कुछ इस तरह से होता है, और उसी लास्ट सेगमेंट पे क्या होते हैं, देयर आर एनल सिरे, इस तरह से। दीज आर एनल सिरे, यहां भी वो टेंटेकल्स जैसी होती है। क्लियर? तो ये लास्ट सेगमेंट देखिए, यहां पर आपको किसी भी तरह का पैरापोडिया नहीं दिखेगा, सेकंड लास्ट पे होगा लेकिन लास्ट पे नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है नेरिस में, जो आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है, दैट इज कि यहां पर जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेरिस,
एंटीरियर पार्ट ऑफ नेरिस इज एसेक्सुअल रीजन, और इसी एसेक्सुअल रीजन को हम क्या बोलते हैं? दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज एटॉक और एटॉकी। दिस एसेक्सुअल रीजन जो एंटीरियर हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉकी बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, दैट इज सेक्सुअल रीजन, वो कन्वर्ट हो जाता है सेक्सुअल रीजन में, एंड दिस इज नोन एज एपिटॉकी और एपिटॉक। और इसी तरह से अगर आप देखो तो नीरिस में क्या है? दोनों रीजन होते हैं, एसेक्सुअल रीजन भी होता है और सेक्सुअल रीजन भी होता है, एंड दैट्स व्हाई नीरिस हैज both the regions, sexual and asexual. It is known as heteroneris. Having both asexual and sexual region, the organism is known as heteroneris. और याद रखिए इसकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है। तो ये MCQs जो है ना, आपको नीट के लिए थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा कि इसका हर पार्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन कुछ पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। चलिए अर्थवॉर्म को ले लेते हैं, थोड़ा सा अर्थवॉर्म को भी समझ लें। जैसे कि मैंने कहा कि अर्थवॉर्म में किसी भी तरह का हेड नहीं होता, किसी भी तरह के पैरापोडिया नहीं होते, थोड़े से सीटे होते हैं, फ्यू लेयर्स ऑफ सीटे इन सर्टेन सेगमेंट्स, और यहाँ पर इसका मतलब जो मसल है वो मसल्स ही मूवमेंट का काम करते हैं, मूवमेंट उसी से होती है। मेटामेरिक प्योर सेगमेंटेशन आपको दिखती है, नीरिस में भी दिखती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो जानने वाली हैं, जो MCQ बहुत बार अकेडमिक्स में पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं कि चलिए अर्थवॉर्म का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं मैं कहूँगा, अब तो सिलेबस में वैसे भी नहीं है, तो हमने फ्रॉग ही पढ़ना है, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो ये मान लेते हैं ये माउथ है, ये माउथ रीजन है, और इसके नीचे ये सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। ये कुछ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि हम कुछ सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं, जैसे फर्स्ट सेगमेंट आ गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया, 11, 12, 13। और अब यहाँ पर 13 के बाद क्या होता है, याद रखिएगा 13 सेगमेंट्स टोटल अगर देखा जाए तो अर्थवॉर्म में 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है। और ये सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में ना अगर देखा जाए सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, और मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट्स होते हैं, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पार्ट मिलता है। तो कुछ ना कुछ सेगमेंट्स में होता ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम ये इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो ये एक फ्यूज्ड, हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 फ्यूज्ड सेगमेंट्स होते हैं। तो नंबरिंग भी कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 और 13। और इसके बाद आ जाते हैं, देखो 13 सेगमेंट्स तो ये हो गए, और 13 सेगमेंट्स के बाद ये आ गया 14, 15 और 16। ये हमारे पास रीजन्स होते हैं फ्यूज्ड। उसके बाद फिर से आगे शुरू हो गए, आगे चल पड़ते हैं, थोड़े से सेगमेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा नहीं। 14 के बाद आ गया ये 16 के बाद आ गया 17, 18, 19 और बस ये 20 तक रखते हैं। आगे तो फिर सेगमेंट चलते रहेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 17, 18, 19 और 20। अब देखो यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान में देने वाली है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, 6th पे, 7th पे, 8th और 9th,
यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे कुछ आपको पोर्स मिलेंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, these ये क्या दिखाई दे रहे हैं सारे, spermatheca pores, these are spermatheca pores, ये पूरे पोर्स हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं अगर देखा जाए तो these spermatheca pores start from अगर 5/6 to 8/9, देखिए ये पांचवें और छठे के बीच में है, यहाँ छठे और सातवें के बीच में है, यहाँ पर देखा जाए तो सातवें और आठवें के बीच में है, और यहाँ आठवें और नौवें के बीच में। इसीलिए 5/6 सेगमेंट टू 8/9 सेगमेंट पर आपको कुछ पोर्स दिखेंगे, स्पर्मेथिक पोर्स। और इन्हीं पोर्स में जो मेल पार्ट है, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट है, एंड रिमेंबर दीज आर प्रोटेएंड्रस, यानी इनमें क्या है, मेल पार्ट्स पहले डेवलप होते हैं, तो यहाँ क्या है कि स्पर्म पहले बनेंगे, एग बाद में बनेंगे। तो स्पर्म्स जो हैं अल्टीमेटली इसी कारण, यही एक रीजन है, प्रोटेएंड्रस कंडीशन, एंड however they are hermaphrodites, but they show cross fertilization. They show cross fertilization due to this condition. हालांकि इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ मेल पार्ट्स पहले बनते हैं, फीमेल पार्ट्स बाद में बनते हैं। और फीमेल पार्ट यहाँ कहाँ है, फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन दिस रीजन। This is female genital pore. Female genital pore, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द 14th सेगमेंट। ये 14th सेगमेंट में प्रेजेंट है। और जब हम नीचे चलते हैं तो यहां हमें क्या दिखते हैं, यहां पर ये जो 17th सेगमेंट है यहां पर, और 19th सेगमेंट पे आपको, 17th और 19th पे आपको हर एक में 2 पेयर दिखेंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 पेयर्स दिखेंगे। और ये पेयर्स क्या हैं, दीज आर, चलिए इनको भी लेबल कर लेते हैं, इस साइड करें या चलिए इस साइड कर देते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है हमारे पास जेनाइटल पेपिले। ये क्या है हमारे पास, जेनाइटल पेपिले। और यहां पर ये जो 18, ये कहां पर है, 17th एंड 19th सेगमेंट। और फिर 18th सेगमेंट पे आपको क्या दिखेगा, 18th सेगमेंट पे देख लेते हैं, चलिए 18th सेगमेंट पे आपको यू विल फाइंड हियर मेल जेनाइटल पोर्स, ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स। और ये कहां है, 18th सेगमेंट। तो यहां पर ये जो हमें हिस्सा नजर आ रहा है, जो हमने जहां फीमेल जेनाइटल पोर किया, यहां आपको 3 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और वो 3 सेगमेंट्स मैंने कहा था 14, 15 एंड 16। और ये हिस्सा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है एकेडमिक्स में, इट इज क्लाइटेलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यही क्लाइटेलम है जहां एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है क्लाइटेलम, इसमें एग्स प्रोड्यूस हुए। इस हिस्से से अल्टीमेटली क्या होता है कि एक दूसरी जो अर्थवर्म आएगी, वो हिस्सा ये उल्टी होगी, यहां से इसका माउथ जैसे अप साइड है, दूसरी जो अर्थवर्म आएगी उसका माउथ इस साइड होगा, नीचे डाउन साइड। अब यही हिस्सा वो इसके यहां आएगा, इस स्पर्मेथिका पोर्स में, और इसी मेल जेनाइटल पोर से यहां पर क्या होगा, स्पर्म्स एंटर किए जाएंगे। स्पर्म्स एंटर यहां हो गए, स्टोर हो गए। ये क्लाइटेलम जो है, इसके बाद ये डेवलप होगा, इसमें एग्स प्रोड्यूस होंगे।
एग्स प्रोड्यूस हो गए तो इसका जो बेसिकली जैसे ये क्लाइटेलम बिल्कुल सेगमेंट्स है, ये 3 सेगमेंट्स है आपको दिखाई दे रहे, ये 3 सेगमेंट्स हैं। मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। चलिए, ये अब 3 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो 3 सेगमेंट्स है ये इस तरह से है। अब क्या होता है, जब ये एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये थोड़े से इस तरह से लूज हो जाते हैं, दे बिकम लूज, और एग्स इसमें आ जाते हैं। ये क्लाइटेलम यहाँ से फिर इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है। ये निकलना शुरू हो गया और निकलते निकलते ये कहाँ पहुंच जाता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे पहुंचना शुरू होगा। यहाँ से क्लाइटेलम चलेगा और पहुंच गया कहाँ पर, इस जगह पर स्पर्मेथिका पोर्स के पास। ये पूरे का पूरा क्लाइटेलम यहाँ पहुंचेगा। स्पर्म्स यहाँ से रिलीज होने के बाद इसी स्ट्रक्चर में एग, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ एक याद रखिएगा एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है क्लाइटेलम का, ये बाद में क्या बन जाएगा, ये मान लेते हैं ये क्लाइटेलम यहाँ आ गया, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये यहाँ आ गया और इसके बीच में ये एग्स है। मैं एक हेफोसाइड सी ऐसे रफ सी डायग्राम बना देता हूँ और ये स्पर्म्स फ्यूज कर गए, एग्स फर्टिलाइज हुए। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां से क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और यही स्ट्रक्चर जो क्लाइटेलम है ये क्या बनाएगा, कोकून फॉर्मेशन। दिस इज अल्टीमेटली कोकून फॉर्मेशन, और फिर अल्टीमेटली यहां डेवलपमेंट होगी एंड डेवलपमेंट लीड्स टू न्यू अर्थमॉर्म्स। हालांकि ये थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, टॉपिक काफी लंबा हो जाता है, लेकिन अब देखो बात वही है कि एमसीक्यूज, नॉलेज, ताकि कोई चीज छूटे ना। हालांकि ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये आपको जरूर बताना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट पार्ट खत्म करते हैं 1 मिनट में, ज्यादा कोई कहानी नहीं उसकी बोलेंगे। वो है हमारा लीच। और लीच जो है, याद रखिए कि लीच, ब्लड सकिंग लीच बड़ी पेटू होती है, बहुत ही पेटू होती है। और अब ये जो लीच है ये अल्टीमेटली क्या है, इसके पास 2 तरह के शक्कर होते हैं। एक ये ऊपर छोटा शक्कर, स्मॉल शक्कर, इसके बीच में माउथ है प्रेजेंट, और यहाँ पर ये मैं हल्की सी एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसके नीचे क्या है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एक और शक्कर, ये थोड़ा बड़ा होगा, इट्स अ लार्ज शक्कर, ठीक है। और ये जो शक्कर है ये छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये छोटा शक्कर है, इसके बीच में यहां माउथ होगा। यहां पर क्या होंगे, वही सेगमेंट्स आ गए यहां। ये रफ सी एक डायग्राम। अब देखो यहां क्या है कि ये जो पार्ट ऊपर वाला है ये हमारा है एंटीरियर शक्कर। ये कौन सा है, एंटीरियर शक्कर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम है, देखो ये एंटीरियर माउथ वाली साइड है, तो इसका काम होगा फीडिंग एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट विद द होस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये है तो एक्टोपैरासाइट है, पहले ही बोल दिया। अब ये जो पोस्टीरियर शक्कर है, देखो ये पोस्टीरियर शक्कर क्या है, ये बड़ा होता है। पोस्टीरियर शक्कर ये बड़ा है, और इसका काम क्या है, इसका काम है वही लोकोमोशन। इसका काम थोड़ा सा अलग है, ये फीडिंग में काम नहीं करता, लोकोमोशन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में दोनों काम करते हैं, लेकिन वो माउथ वाली साइड है, एंटीरियर है, तो उसका काम फीडिंग का होगा। और अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें तो उसका लोकोमोशन में होगा। अब यहां पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, जमने नहीं देता, दैट इज हेरोडिन।
very, very, very important. This is being asked many times. Herodin, an anticoagulant present in leeches, which helps in blood sucking. और जिस एरिया पे भी ये अटैच होते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा सिक्रेट कर देते हैं, एक तो नमनेस कर देता है ये, और उसके साथ साथ वहाँ से ब्लड जो निकलता है उसको कोगुलेट नहीं होने देता। तो बहुत ही पेटू होती हैं, ओबीस होती हैं, तब तक ब्लड सक करती है जब तक ये गिर नहीं जाती हैं। तो ये जो था ना टॉपिक, ये क्लासेस के बारे में था। हालांकि फिर से मैं देख रहा हूँ 8:45 मिनट्स हो गए हैं। सो आई होप आपको ये ज़रूर समझ आएगा। ध्यान से देखिए लेक्चर्स और ज़रूर सपोर्ट कीजिए। लेट अस सी के व्हाट हैपन्स। और आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। 11th का पूरा सिलेबस आएगा। अभी 11th पे मैं फोकस कर रहा हूँ, 12th तो बाद में आएगी। लेकिन इस साल मेरा यही टारगेट है कि आपका 11th का सिलेबस जो है मैं उस नीट को लेकर इन लेक्चर्स को बना रहा हूँ जो 2000 अल्टीमेटली 25 में आएगा। तो उसको ध्यान में लेकर मैं एक्चुअली ये सारा काम कर रहा हूँ। और 11th के लेक्चर्स आपको बहुत बहुत जल्द से जल्द अपलोड होंगे। और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।